हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। सो कैसे हो आप सब लोग यार। ओके सो आज की ये सेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि फ्रिक्शन का पहला लेक्चर आपके पास जा चुका है। दैट इज जो बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग होती है वो मैंने आपको बता दिया और मतलब आपको वो समझ आया कि नहीं आया और कहाँ पे किस तरीके की प्रॉब्लम आप फेस करते हो कंसेप्ट वाइज, ये चीजें आप मेरे को बता दिया करो। ठीक है, आपने अगर कोई चीज आपको कहीं पे क्लियर नहीं हुई है तो आपने ही मेरे को बताना है। ठीक है, तब तक मेरे को नहीं पता चलेगा जब तक आप लोग नहीं बताओगे, और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है बॉस। आपने फ्रिक्वेंटली मेरे को बोलना है ना। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, सो आपने डिस्कस करना है। ठीक है, ठीक है। ओके सो आज लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और शर्माने का नहीं बॉस। ठीक है, ये शर्म वरम ने गई तेल लेने, इसको बाहर रखा करो। ठीक है, जब तक आप क्वेरीज नहीं करोगे, पूछोगे नहीं, अपने डाउट्स क्लियर नहीं करोगे बिना शर्माए, तब तक मजा नहीं आएगा। ठीक है, ये मैं खुद बोल रहा हूं, तो आपने इसको दिमाग में रखना है, माइंड में अपने बिल्कुल सेट कर लेना, बिल्कुल दोस्त की तरह एकदम आप बता सकते हो मस्त तरीके से, कभी भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा लेट हो सकता हूं कभी बट आपका सॉल्यूशन आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, आप मेरे को रिमाइंड कराते रहेंगे। ठीक है, ओके सो आज लेक्चर नंबर 2 की बात करूंगा, जिसमें पहले कुछ क्वेश्चंस की डिस्कशन करूंगा, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आप फेस कर सकते हैं। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, फिर एक नया कॉन्सेप्ट इसमें सीखेंगे, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो मजा आने वाला है। और फ्रिक्शन में अब हमें बहुत ज्यादा तकलीफ इसलिए नहीं होगी क्योंकि फ्री वर्ड डायग्राम हमें बनाना आता है, बस एक एडिशनल फोर्स है तो फ्रिक्शन यहाँ पे आ गया, और उसका एप्लीकेशन कैसे होता है, उसकी डायरेक्शन कैसे एक्ट करती है, वो हमें समझ आ गया है। ठीक है, जिधर को लग रहा होगा ड्राइविंग फोर्स यानी उस सिस्टम को चलाने वाला, उसके अपोजिट लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। इस बात का हम ख्याल रखेंगे। क्लियर? ओके सो लेट्स सी। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेते जाऊंगा और उसकी टेक्निक हम सीखते जाएंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 एंड देखते हैं क्या है सिचुएशन सर। तो अभी मैं सिंगल ब्लॉक पे ही फोकस कर रहा हूं जिससे और अच्छे से आपको टेक्निक पता चल जाए। तो लेट्स सी, एक ब्लॉक है आपके पास और आपने इसको रफ सरफेस पे रख दिया। रफ है तभी तो फ्रिक्शनल होगा। ठीक है, रफ का मतलब फ्रिक्शन ही होगा। ओके, इसका जो मास है सर वो कितना है, दैट इज 5 kg। इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है सर, यस फोर्स एक्ट कर रहा है। कितना फोर्स एक्ट कर रहा है सर, 0.5 t। अब की बार फोर्स आपको दे रखा है 0.5 t, यानी फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। ध्यान से समझना, फोर्स वेरिएबल है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। टाइम जैसे जैसे चेंज हो रहा होगा फोर्स चेंज हो रहा होगा। ठीक है, और चूंकि ये रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट यहाँ पे आपको स्टैटिक भी दे रखा है और काइनेटिक भी दे रखा है। कितना है सर, स्टैटिक देख लेते हैं। स्टैटिक है 0.1 एंड दैट इज 0.09 0.1। क्लियर? और आपको बताया स्टैटिक हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, काइनेटिक से स्टैटिक हमेशा ज्यादा होता है, मतलब ये बेसिक से कंसेप्ट आप सब कर चुके हो। ठीक है, अब दिमाग दिल सब कुछ खोल के बैठो। ठीक है, अब निकालना क्या है सर, देखो भाई आपसे पूछा जाएगा फाइंड, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स आपसे पूछा जाएगा एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कब वो टाइम की बात करेगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपसे फ्रिक्शन फोर्स पूछ रहा है कब, एट आपसे बोलेगा एट t = 10 सेकेंड। ठीक है, एंड एट t = एक टाइम उसने और दे रखा है दैट इज 12 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बात करेगा। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो भाई आपसे क्वेश्चन पूछेगा फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करो, जब ये ब्लॉक चलेगा तो उस पर कितना फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा और उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है भाई, कब सर, जब टाइम होगा 10 सेकेंड एज वेल एज जब टाइम होगा 12 सेकेंड। कूल, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, एफबीडी बनाएंगे ना, कोई टेंशन नहीं है। देखो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे t = 10 सेकेंड पर। तो ये जो फोर्स है, चूंकि टाइम का फंक्शन है तो 10 सेकंड पर इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। ठीक है, तो क्या हो चुकी होगी, देखो भाई देख लो ना जरा, मैं किसी से कहूंगा नहीं, मतलब ऐसे नहीं था ना, कुछ और ही था शायद। ठीक है, ओके बोल दो ना जरा, है ना, बोल दो ना जरा। तो ये आपके पास 5 kg और यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज व्हाट, 0.5 × t एट 10, तो ये आ गया 5 न्यूटन। ठीक है ना, 10 सेकंड के बाद, इसके चलने के 10 सेकंड के बाद जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज 5 न्यूटन। क्लियर है सर? अब भाई अब क्या करेंगे सर, हमें पता है कि जब भी हम फ्रिक्शन के क्वेश्चंस करते हैं तो सबसे पहले हमें फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को चेक करना होता है।
एक्सेलरेशन वगैरह और फोर्स वगैरह निकालने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे कितना मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स एक्ट कर रहा है, कितना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है वो निकालना पड़ेगा। तो वो निकालते थे हम म्यू एस इंटू एन से, हमेशा स्टैटिक कोफिशिएंट लेते हैं ना, ठीक है। तो ये हुआ है, दे रखा है आपको 0.1 और एन का मतलब इस पे एक्ट करने वाला नॉर्मल रिएक्शन जाएगा ऊपर और वेट जाएगा इसका डाउन, ओके। तो ये वेट के इक्वल हो जाता है, ये भी पता है अब आपको, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूं 5 × 10 तो ये आ गया 5 न्यूटन। ओ त्रिकी, मतलब सर जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है वो 5 न्यूटन है और जो उसपे फोर्स एक्ट कर रहा है एक्सटर्नल वो भी 5 न्यूटन है। मतलब इधर जो फ्रिक्शन आया दैट इज 5 न्यूटन फोर्स एंड अप्लाइड फोर्स भी 5 न्यूटन है। मतलब ये तो इक्वल हो गया सर, मतलब ये तो इक्वल हो गया, मतलब ये एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब सर यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल आ रहा है। दिस इज व्हाट द लिमिटिंग कंडीशन बन गई है एक तरीके से, ठीक है, कि भाई बस ये फोर्स जो है ये वाला फ्रिक्शन इसके जस्ट इक्वल है, मतलब इसके इक्वल हो चुका है। तो एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन अभी भी ये स्टैटिक ही रहेगा, ठीक है, स्टैटिक ही रहेगा। मतलब इसके बाद अगर जरा सा भी ये फोर्स आप इंक्रीज करोगे चलने लगेगा, जरा सा भी, ठीक है, स्टैटिक ही है। इट मींस ये इसके इक्वल है, तो यही आंसर है। अगर फ्रिक्शन फोर्स पूछेगा तो 5 न्यूटन ही है क्योंकि दोनों तो सेम ही है, ठीक है। और चूंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है इस ब्लॉक पे, 5 आगे 5 पीछे, तो 0। सो दैट्स व्हाई फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन इस कंडीशन में हो गया 0। एक्सेलरेशन इस कंडीशन में हो गया 0, नो प्रॉब्लम। इतना तो समझ जाओगे ना बॉस, ठीक है। यस यस यस, क्या बात कर रहे हो, समझ जाएंगे सर, क्या बात कर रहे हो आप, ठीक है। हमें का ढक्कन समझ के रखा है क्या, ओके। सो हियर वी गो, दिस इज एट 12 सेकंड। 12 सेकंड पे चेक कर लेते हैं क्या होने वाला है, कम ऑन। तो 12 सेकंड पे पहले फोर्स की वैल्यू देख लेते हैं। 12 सेकंड पे 0.5 × 12, तो आप देख सकते हो 12 × 5 दैट इज 60, यानी 6 न्यूटन। ओ हो, क्या बात है, यानी एक्सटर्नल फोर्स इस केस में आपके पास आ गया 6 न्यूटन, और जबकि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है 5 न्यूटन। मतलब एक्सटर्नल ज्यादा है इस कंडीशन में, ठीक है, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कम है। मतलब सर ये काइनेटिक कंडीशन है। मतलब आप क्या करोगे, चलो भाई आइयो जरा इधर को, इत्थे आओ, इत्थे क्या करोगे, यहां पे एक्सटर्नल फोर्स ग्रेटर देन स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ काइनेटिक। तो ये तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा यहाँ पे, यानी मूविंग कंडीशन में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालेंगे सर, चलो भाई आजा। एफ के इक्वल टू म्यू के लेना है। जब भी काइनेटिक कंडीशन और फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा, यहाँ कितना फ्रिक्शन कंसीडर करोगे, अब आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है तो मोशन में आए तो काइनेटिक निकालना पड़ेगा। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। सो म्यू के दे रखा है आपको 0.09 और वेट होता है 550, क्योंकि n इक्वल टू mg है ना भाई। तो 0.9 × 5 यानी 4.5 न्यूटन आ गया। देखो तो मिनिमम जो फ्रिक्शन यहाँ पे एक्ट कर रहा है वो है 4.5 न्यूटन, क्योंकि इससे कम है। तो ये मूविंग कंडीशन में ये एक्ट कर रहा होगा, तो दिस इज योर आंसर। और अगर निकालना है एक्सेलरेशन, तो महाराज इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है डब्बे पे, निकाल ले, इतने कर लेते हैं, ठीक है, इतने करते हैं। सो यहां पे इस तरीके से लग रहा है 6 न्यूटन और पीछे को इसका अपोज कर रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज 4.5 न्यूटन। मास है इसका 5 kg, ठीक है। और चूंकि ये ज्यादा है, ये फोर्स कम है, तो इधर को जा रहा होगा नेट। तो बाबा के अकॉर्डिंग नेट फोर्स होता है m × a। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। नेट फोर्स कैसे निकालेंगे सर, 6 - 4.5, 6 - 4.5, मास है 5 × a, ये आ गया यहाँ पे कितना 1.5, ठीक है। ये 5 × a, तो आप देख सकते हो 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज योर acceleration in this condition because of the block is in moving condition. This is the kinetic condition. So this is your answer. Come on guys. अब आपको आइडिया लग गया होगा। मतलब पीछे वाला क्वेश्चन था जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने देखे थे ना, एग्जांपल्स देखे थे कंसेप्ट के साथ साथ, ठीक है। बस यहाँ पे फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो उससे घबराने का नहीं, बस ये देख लेना किस टाइम पे निकालना है, वो टाइम पुट करना, फोर्स आ जाएगा। कैलकुलेशन वैसे ही कर लिया, बड़ी बनाना है, उड़ा देना है, ठीक है। एक और देखते हैं, एक क्वेश्चन इसी टाइप का और देखूंगा कि और डिफरेंटली कैसे पूछ सकता है, फिर आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे और उसके न्यूमेरिकल पे, मजा आ जाएगा, ठीक है, मजा आने वाला है। ओके, सो हियर वी गो, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको फोड़ेंगे, उड़ाएंगे, पकड़ेंगे, इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख लो, दिस इज द सिचुएशन, और सिचुएशन में क्या बोला गया, फाइंड द मैक्सिमम
एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स। ठीक है, यहाँ पे जो ये फोर्स एक्ट कर रहा है दिस इज अननोन वैल्यू एंड हम इसका जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता है, बट उसने ना रेंज पूछी है कि इस फोर्स की रेंज यहाँ पे क्या हो सकती है। रेंज का मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ फोर्स की यहाँ पे क्या हो सकती है और इसकी मिनिमम वैल्यू बताओ फोर्स की क्या हो सकती है। अगर इस टाइप के लैंग्वेज क्वेश्चन में यूज करेगा तो किस तरीके से आपने विदाउट एनी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी है ना, कैलकुलेशन माइंड में नहीं करनी है कि यार अब कैसे करेंगे है ना, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, सो व्हेनेवर वी हैव टू फाइंड आउट दिस फोर्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, या यू कैन से द रेंज ऑफ दिस फोर्स। रेंज का मतलब वो मिनिमम से मैक्सिमम कहां तक वेरी कर रहा है। ठीक है, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, उसने पहले ही बोल दिया जो सिस्टम है वो आपका इक्विलिब्रियम में है, मतलब इस पर एक्ट करने वाले फोर्स बैलेंस्ड है। चलो भाई आ जाओ। ठीक है, क्या करेंगे सर? ओके कूल। अगर मैं मान लूं इफ ये जो फोर्स है, इफ दिस फोर्स, इफ एफ इज मिनिमम, मान ले फोर्स मिनिमम है, कम है ये, ठीक है मिनिमम है। अगर मैं इसको एफ मिनिमम मान के चल रहा हूं तो आप खुद देखो, अगर ये कम फोर्स होगा, ठीक है, तो 100 न्यूटन पक्का इससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर ये मिनिमम है तो 100 न्यूटन ज्यादा है, इसका मतलब सिस्टम यहां पे बना रहा हूं मैं, ठीक है, यहां पे बना रहा हूं तो 100 न्यूटन इधर लग रहा है। ठीक है, अच्छा मिनिमम का मतलब क्या हुआ सर? आप ऐसे भी मान सकते हो, इफ एफ इज लेस देन 100, अगर ये इससे कम हो गया तो आपको बिल्कुल क्लियर है, ये फोर्स हो गया कम, ये ज्यादा, तो सिस्टम इधर को जाएगा। ऑब्वियसली ये वाला बंदा ज्यादा ताकतवर है, इसको खींच लेगा, तो अगर सिस्टम इधर जाएगा तो फ्रिक्शन इधर को एक्ट करेगा। ठीक है, फ्रिक्शन जो होगा वो इधर को एक्ट करेगा। जो मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू है म्यू एस और म्यू के दोनों ही सेम दे रखे, क्योंकि दिस इज द स्टैटिक कंडीशन बिकॉज ऑफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो आप निकाल सकते हो म्यू एन। ठीक है जी, तो देख लो आप सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो दिस 100 मस्ट बी इक्वल टू, ये फोर्स भी इधर है, फ्रिक्शन भी इधर है, एफ की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी मिनिमम प्लस यहाँ पे आएगा म्यू वन। खत्म है कहानी, बस हो गया बॉस। तो ये आ गया, इसको इधर लेके आओ, म्यू दे रखा है 0.6, एन क्या होगा इसका 5g, एन ऊपर को एक्ट करता है ना और वेट के इक्वल होता है ना बॉस 5g, तो दिस इज 5g। यस सर, तो यहाँ बचेगा एफ मिनिमम, बिल्कुल बचेगा, तो हम उड़ा डालेंगे इसको 100, 5g दैट इज 30 और ये आ गया एफ मिनिमम। नाउ यू जस्ट चेक इट आउट मैन। सो एफ मिनिमम की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 70 न्यूटन। क्या बात कर दी हो तेरी। अच्छा ये मिनिमम फोर्स है, यस 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 एंड यस, ये मिनिमम फोर्स आ रहा है आपका। मैंने ये माना है कि अगर ये कम है तो ये ज्यादा होगा, तो ये पूरा सिस्टम इधर को जाएगा, तो फ्रिक्शन इधर को एक्ट करेगा। कूल ना, फ्रिक्शन इधर को एक्ट करेगा, ध्यान रखेंगे आप। ओके ओके ओके। अब अगर हम ये मान ले, क्योंकि उसने बोला है मिनिमम तो मैक्सिमम में वैल्यू निकालनी है, ठीक है, रेंज निकालनी है ना भाई, तो अगर हम ये मान ले इफ ये जो फोर्स है ये ग्रेटर है 100 न्यूटन से, ठीक है, अगर मैं मान लू फोर्स ज्यादा है तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी यू हैव टू कैलकुलेट दैट मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो 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 देख लो बॉस, तो क्या होने वाला है, फोर्स इधर को लग रहा है, 100 न्यूटन इधर को लग रहा है, बिल्कुल सही है सर, ये ज्यादा ये कम तो इधर को जाएगा, तो जो आपका फ्रिक्शन है वो इसके अपोजिट इधर जाएगा, क्योंकि नेट ड्राइविंग फोर्स इधर है तो फ्रिक्शन इधर होगा। समझे? फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे डिफाइन करोगे कि नेट उस सिस्टम को चलाने वाला फोर्स किधर लग रहा है, उसके अपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। यस यस, तो इधर आएगा आपका म्यू एस इंटू एन। कूल, बाकी तो सेम ही है। अब ये बैलेंस्ड है क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, तो ये फोर्स अकेला है, ये दोनों है, तो एफ मैक्स कैन बी रिटन एज दिस 100 प्लस म्यू एस इंटू एन। तो एफ मैक्स इज इक्वल टू 100 और ये आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, कितना 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 फ्रिक्शन फोर्स कितना आता है बॉस, 30 है ना, निकाल सकते हो अलग से। फ्रिक्शन फोर्स म्यू एस इंटू एन 0.6 इंटू 5g, तो ये आ गया 30 न्यूटन। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। सो दिस इज 30 एंड दिस इज 130 न्यूटन। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। क्लियर है? और यही रेंज पूछा, मतलब एफ की जो भी वैल्यू अब होगी वो 70 और 130 के बीच में लाई करेगी। 70 से कम नहीं हो सकती, इससे ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि मिनिमम वैल्यू उसके पास इस सिचुएशन में ये है और मैक्सिमम वैल्यू ये है। क्लियर हुआ फंडा? हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट, तो देख सकते हो आपके सामने है, सब कुछ क्लियर है बॉस। ठीक है, अब मैं नए कॉन्सेप्ट पे जाने वाला हूँ भाई, मजा आने वाला है उससे क्वेश्चंस डेफिनेटली उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हमारे एग्जाम में पूछा रहे हैं, पूरे चार्ज बने रहते हैं। और अब डिफरेंट जितने भी वैरायटी हो सकती है, पुली वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है, मल्टीपल पुली वाली जब सिचुएशन यूज होगी वो कैसे करने हैं, वो सब हम कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं ये सारे ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख रहा हूँ, जो वर्टिकल पे रखेंगे तो कैसे करने हैं वो सब आपको सिखाया जाएगा। होले
खोल ले, ठीक है। ओके सो अब एक और बेहतरीन सा कंसेप्ट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इजी है, सबने पढ़ा है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट इसका यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन करने के लिए। और हमारे एग्जाम में जो ऑसम टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना बॉस, उनमें जो बेसिक कंसेप्ट यूज हो रहा होता है, उनको कैसे समझना है और कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, इसलिए मैंने दोनों चीज एक ही जगह लिखी है, ठीक है। आपको मजा आने वाला है जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि वो तेरी मतलब ऐसे भी, मैंने कहा हाँ ऐसे ही सोचना है। ये पॉइंट हम कहीं ना कहीं मिस कर देते हैं, पढ़ तो हम लेते हैं बट इनको मिस कर देते हैं, और हमारे क्वेश्चन जो इजी होते हैं वो भी हमसे दूर चले जाते हैं, नाराज हो जाते हैं वो, ठीक है। उनको नाराज नहीं करना है वो, ठीक है। सो क्या करना है सर, तो फिर उनको फोड़ना है ना पकड़ के, ठीक है। तो पहले मैंने लिखा है एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है बॉस। यहां पे लिखा है मैंने एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले समझो ये कब किस सिचुएशन में आएंगे, ये तो देखो पहले। सो ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये है एंगल ऑफ रिपोज। तो रिपोज कंडीशन कब यूज होती है, व्हेन द ब्लॉक इज केप्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है बॉस। इंक्लाइंड पे रखा होगा, सपोज करो कि एक ब्लॉक यहां पे आपने रख दिया है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया है, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज कब यूज होगा, व्हेनेवर द ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ इंक्लाइंड प्लेन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन कब यूज होगा, व्हेन द ब्लॉक इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। बस दिस इज द मेन पहचान। सबसे पहले तो आपको पहचान करनी आनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको पहचान करनी आनी चाहिए बॉस, ठीक है, ऐसे समझो। अब देखो ये भी रफ सरफेस है ऑब्वियसली, ठीक है, ये भी रफ सरफेस है, यहां पे भी म्यू होगा, ठीक है, ये भी रफ सरफेस है ऑब्वियसली, यहां पे भी म्यू होगा, ठीक है। अब इनको चलाना पड़ेगा, अपने आप तो चलेंगे नहीं, लेकिन जो इंक्लाइंड प्लेन पे है ना, ठीक है, आप देख सकते हो ये इंक्लाइंड प्लेन पे है, तो इसको जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो इधर जाएगा। और ध्यान से समझियो, ये जो एंगल ऑफ रिपोज है ये है क्या, द एंगल मेड बाय दिस इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल, दैट इज अल्फा। दिस इज द अल्फा, जिसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या होगा सर, ये एंगल क्या चाहता है सर, इस अल्फा की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर, है ना, इस अल्फा की वो मैक्सिमम वैल्यू, मतलब किसी इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ अगर एक एंगल बन रहा है, इंक्लाइंड एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बन रहा है, तो इसकी वो वैल्यू की इस पे अगर हम किसी ब्लॉक को रख भी दें और वो नीचे स्लाइड ना करे, वो रेस्ट पे ही बना रहे, ठीक है, वो रेस्ट पे ही बना रहे, वो नीचे स्लाइड ना करे। सर वो स्लाइड करेगा क्यों, देखो ये तो वह इसका नॉर्मल रिएक्शन, यस, और ये हुआ इसका डायरेक्ट वेट, बिल्कुल सर, और ये हो गया अल्फा, ओ यस। तो एक कंपोनेंट वेट के इधर नहीं जाएगा, mg sin अल्फा, ठीक है, और एक कंपोनेंट इधर जाएगा mg cos ऑफ, ठीक है बॉस, दिस इज mg cos ऑफ अल्फा, जाएगा कि नहीं। अब देखो इस डब्बे को चलाने वाला फोर्स कौन है, नॉर्मल रिएक्शन इस वाले के अपोजिट है तो इसको बैलेंस कर लेगा, बट ये वाला जो फोर्स है अनबैलेंस्ड है, इसको नीचे खींच रहा है, और हमें पता है इंक्लाइंड प्लेन पे कोई भी चीज नीचे को खिसकती हुई आती है अपने आप, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से उसका जो वेट होता है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो ये इसको नीचे खींचेगा। तो एंगल ऑफ रिपोज का मतलब होता है कि अगर ये फोर्स इसको नीचे को खींच रहा है, इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है, तो ये नीचे ना आए, अभी भी ये रेस्ट पे ही बना रहे। तो बताओ कितना इंक्लाइनेशन में वहां पे दूं कि ये मूव ना करे, ठीक है। तो अगर ये नीचे को आएगा तो पक्का इस पे फ्रिक्शन ऊपर को एक्ट करेगा, चूंकि ये फोर्स इसको ड्राइविंग फोर्स का काम कर रहा है, तो ये डाउन डायरेक्शन में आएगा और ये अप डायरेक्शन में चला जाएगा फ्रिक्शन, ऑब्वियसली उसके अपोजिट काम करेगा। तो अगर ये रेस्ट पे बना रहेगा, इट मींस व्हाट, दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज की जब भी बात करेंगे तो अल्फा की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस कंडीशन में अगर किसी ब्लॉक को हम इंक्लाइंड प्लेन पे रख दे और वो स्लाइड करके नीचे ना आए, सीधी सी बात है ना, लिख लेना इस चीज को, ठीक है, लिख लेना। तब हम जो इंक्लाइनेशन एंगल होता है उसको रिपोज एंगल का नाम दे देते हैं, निकालेंगे अभी, टेंशन नहीं है। इधर आ जाओ, पहले इधर आ जाओ, ठीक है सर। अब ये जो चूंकि हॉरिजॉन्टल पे है, ये तो अपने आप स्लाइड कर नहीं सकता क्योंकि इसमें इंक्लाइनेशन तो है नहीं किसी भी तरीके की कोई, ठीक है। तो इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा कोई एक्सटर्नल, लेट्स सी मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। जब ये आगे को चलने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन जाएगा पीछे को, सो दिस इज योर स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है सर। अब इसका एबीडी बना लो, वेट आ गया डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन आ गया अपवर्ड, मैंने कहा हाँ, ठीक है। अब इस फ्रिक्शन फोर्स को देखो, ये फ्रिक्शन फोर्स और ये नॉर्मल रिएक्शन दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पे ही तो डिपेंड करता है, ये बताया था मैंने, यस। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, लेट्स सी आर, दिस इज कॉल्ड एज द कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कभी भी पूछे ना कॉन्टैक्ट फोर्स,
तो इसका और इसके बीच का जो रिएक्शन फोर्स है, टोटल फोर्स है, वो निकालना है, ठीक है, वो निकालना है। अब ये टोटल फोर्स जो होगा ये नॉर्मल वाली, नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है भाई। तो एक तरीका तो ये इसको सोल्व करने का, दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हो, बट इसी से करेंगे, हमें तो फॉर्मूला याद रखना है ना फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अगर सर इसको निकालना हो तो क्या करेंगे, तो यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ये देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, आप सबको पता है। तो इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, tan थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर द बेस। सो व्हाट इज दिस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पे क्या है सर, थीटा के सामने ये वाली साइड ये, और ये किसके पैरेलल है, ये वाली, फ्रिक्शन आएगा ना इधर, तो फ्रिक्शन ओवर, है ना, बेस क्या है सर, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, तो बन गया, ठीक है, बन गया। और ये आप सबने सीख रखा है, फ्रिक्शन फोर्स होता है म्यू इंटू एन ओवर एन, और ये म्यू क्या है, स्टैटिक वाला, एन हो गया कैंसिल। तो आप देख सकते हो टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू एस, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ये यूज करना है, क्वेश्चंस करने के लिए ये यूज करना है। और दोनों को मैं साथ में इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको डिफरेंस क्लियर हो जाए। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक्ट करता है, जब कोई भी बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करने की कोशिश कर रही होती है, ठीक है ना, तो वहां पे एंगल ऑफ जो फ्रिक्शन होता है थीटा में यूज कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल सिचुएशन में। इंक्लाइंड सिचुएशन में जो एंगल बनता है इंक्लाइंड प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ, उसको रिपोज एंगल कहते हैं। जो चाहता है कि ये ब्लॉक स्लाइड ना करे, रेस्ट पे ही बना रहे इंक्लाइंड प्लेन पे, उसकी अल्फा की उस वैल्यू को रिपोज एंगल कहते हैं, ठीक है भाई। तो ये चाहता है कि ये डब्बा रेस्ट पे ही बना रहे, तो ये वाला फोर्स और उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स इक्वल कर दो ना बॉस, तो मैं लिखूंगा mg साइन ऑफ अल्फा मस्ट बी इक्वल टू fs, ठीक है। वो इसको फ्रिक्शन फोर्स को एक्ट करा रहा है अपोजिट टू दिस, ठीक है। तो ये बनेगा mg साइन ऑफ अल्फा एंड दिस इज व्हाट, म्यू, ठीक है, इनटू n। सो बस हो गया। तो ये भी स्टैटिक है, क्योंकि इसको रेस्ट पे रखना चाहता है, रेस्ट पे रखना चाहता है, ठीक है। एक कंडीशन हम यहां से निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा नीचे आएगा कि रेस्ट पे ही रहेगा, मजा आएगा, फिर वही तो मेन है हमारे लिए, उसी के थ्रू तो हमने क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चलो भाई, अभी रेस्ट पे रखना है, रिपोज का मतलब रेस्ट पे रखना है इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है जी। अब क्या करें सर, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू पटक दो, mg साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू म्यू एस। नॉर्मल रिएक्शन किसके अपोजिट है, mg cos अल्फा, तो mg cos ऑफ अल्फा, ठीक है बॉस, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, mg से mg उड़ा डालो, तो साइन बाई कॉस, tan आ गया ना, तो tan अल्फा ही म्यू एस है, ठीक है। यहाँ पे रिपोज एंगल म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट के इक्वल है, और यहाँ पे भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन इसके इक्वल है, दोनों की स्लोप सेम है, ठीक है। सो वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, देखो ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल होगी, क्योंकि ये इक्वल है, तो मैं अल्फा इज इक्वल टू थीटा लिख सकता हूँ। यानी अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखी है और कोई इंक्लाइंड पे रखी है, और ये इंक्लाइंड पे जो रखी है वो स्लाइड नहीं कर रही है, तो इसका रिपोज एंगल और इसका फ्रिक्शन एंगल सेम होंगे, सेम होंगे, ठीक है। एक ही सिचुएशन बन गई, याद रखना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो जब भी स्टैटिक कोएफिशिएंट निकालना हो उसका यूज कर सकते हो आप, अगर ये स्टैटिक में है तो इसका यूज कर सकते हो, एक ही बात है, ठीक है भाई, एक ही बात है। लेकिन अगर ये मूव करने लगे तब मजा आएगा बॉस, अगर ये मूव करने लगे तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो स्टैटिक नहीं होगा, फिर वो काइनेटिक होगा, फिर वो काइनेटिक होगा। वो बताऊंगा ना कैसे करना है, मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो पहले तो बेसिक से कंसेप्ट देख लो। अब इसकी कंडीशन चेक करते हैं जो हमारे लिए ब्रह्मास्त्र का काम करने वाली है न्यूमेरिकल करने के लिए, क्योंकि इसके जस्ट बाद जो मैं न्यूमेरिकल लेने वाला हूं उनसे सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे, हर टाइप के बॉस, हर टाइप के क्लियर, बेसिक वाले, अच्छे वाले, सारे वाले, ठीक है। ओके बॉस, तो क्या है इस कंसेप्ट का सबसे ब्रह्मास्त्र पॉइंट, चलो भाई आ जाओ, बस ये सीख लेना, इसके हर टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले हर टाइप के क्वेश्चन हम कर सकते हैं और कभी भी नहीं फंसेंगे, ठीक है। क्या है सर, चलो भाई आ जाओ। उसने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिजल्ट नंबर 1 एंड दिस इज रिजल्ट नंबर 2, ठीक है ना। चलो भाई लिख दिया मैंने, एक पॉइंट यहाँ पे पहले ध्यान से समझना। उसने बोला एनी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर व्हेन द ब्लॉक इज कैप्ट ऑन इंक्लाइंड प्लेन, जब ब्लॉक आपका कहाँ रखा होगा, इंक्लाइंड प्लेन पे रखा होगा, ठीक है, ठीक है। सपोज करो हमने उसको बीटा मान लिया, सर मतलब अभी तो आपने अल्फा माना था, देखो ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना। ये वाला जो ब्लॉक है अगर ये किसी इंक्लाइंड प्लेन पे रख दिया है आपने, ठीक है, अब ये इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल होगा ना हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, ये कुछ भी हो सकता है, इसको हमने बीटा मान लिया है। अल्फा इज द एंगल, वो भी इंक्लाइनेशन ही है, लेकिन कब, जब ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, तो वो भी इंक्लाइनेशन ही है। बट अगर मान लिया अल्फा आपने 30 डिग्री लिया, तो हो सकता है इंक्लाइनेशन एंगल आप 20 डिग्री ले लो या 45 डिग्री ले लो, मतलब उस अल्फा के रिस्पेक्ट में ज्यादा ले लो या कम ले लो,
तो कोई भी इंक्लाइनेशन एंगल हो सकता है ना, मतलब हम बोल रहे हैं कि अगर इंक्लाइनेशन अदर देन रिपोज एंगल हुआ, अदर देन रिपोज एंगल हुआ तो क्या होगा। तो सपोज करो नया न्यू इंक्लाइनेशन ये है, सपोज करो ये न्यू इंक्लाइनेशन एंगल है, ठीक है। तो अगर मैंने माना ये जो न्यू इंक्लाइनेशन एंगल आ रहा है, जो इंक्लाइनेशन एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिपोज से कम है या उसके इक्वल है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है। वो जो भी दे रखा होगा क्वेश्चन में, सपोज करो रिपोज एंगल हमारा निकल के आ रहा है 30 और उसका जो इंक्लाइनेशन एंगल दे रखा है वो 30 से कम दे रखा है, 25 दे रखा है, ठीक है, ऐसे समझ लो 25 दे रखा है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि अगर न्यू इंक्लाइनेशन एंगल अल्फा से कम है या उसके इक्वल है, या आप यहां से चेक कर लोगे, ठीक है। जो न्यू इंक्लाइनेशन एंगल दे रखा है उसका 10 निकाल लेना, टेंजेंट निकाल लेना, 10 बीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट से अगर ये कम है या उसके इक्वल है, इसकी वैल्यू, बात तो एक ही है, इसकी वैल्यू। तो दोस्तों इस केस में, देन इन दिस केस अगर नया इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ रिपोज से कम आ रहा है तो दिस इज द केस ऑफ स्टैटिक, ये स्टैटिक कंडीशन होगी, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ स्टैटिक कंडीशन ऑफ ब्लॉक इस कंडीशन में मूव नहीं करेगा, वो वहीं का वहीं रखा रहेगा, ठीक है, वो वहीं का वहीं रखा रहेगा। और इस केस में जब आप देखोगे, इस केस में जब आप देखोगे, देखो कैसे सर, तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो ऊपर को जा रहा होगा, ठीक है, और इसका जो वेट है ऑब्वियसली नीचे को, और ये एंगल बन जाएगा बीटा, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा mg साइन ऑफ बीटा और फ्रिक्शन जाएगा ऊपर को, दिस इज योर फ्रिक्शन, ठीक है, दिस इज योर इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन फ्रिक्शन। और अगर आपसे फ्रिक्शन फोर्स पूछेगा तो चूंकि ये मूव नहीं कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उस केस में फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली आपके इसके इक्वल हो जाएगा। अगर आपसे फ्रिक्शन फोर्स पूछेगा तो डायरेक्टली आपने करके आना है mg साइन ऑफ बीटा, यानी जो कम वाला इंक्लाइनेशन दे रखा है, ठीक है, जो इंक्लाइनेशन रिपोज एंगल से कम है वो लेना है, ना कि रिपोज लेना है। फिर यहीं से आपका आंसर आएगा, यहीं से आपका आंसर आएगा, ठीक है। फिर आप Fs इक्वल टू म्यू एन यूज नहीं करोगे, ठीक है, यहीं से आपका आंसर आएगा। आप ऐसे नहीं निकालोगे फिर म्यू एन, ठीक है, यहां से फिर एन की वैल्यू पुट करके इससे नहीं निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि वो रेस्ट पे है, मिनिमम वैल्यू यही होगी, ठीक है, यही निकालना है, क्योंकि यहाँ पे जो बीटा है वो अल्फा से कम है, रिपोज एंगल से कम है उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। क्लियर हुआ पॉइंट, ठीक है, क्लियर हुआ। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो अप्लाई करेंगे, पहले कंडीशन लिख लो, पहले कंडीशन लिख लो, ठीक है, मजा आएगा, ठीक है, पहले कंडीशन लिख लो। अब इधर आ जाओ जरा, अगर इंक्लाइनेशन एंगल जो नया वाला है वो रिपोज एंगल से ज्यादा हो गया, इक्वल नहीं ज्यादा, सपोज को रिपोज एंगल 30 है और ये वाला 45 आ गया है, 60 आ गया, तो ज्यादा हो गया सर। ज्यादा का मतलब ये हुआ अब इंक्लाइनेशन आपने कुछ ज्यादा ही दे दिया, जैसे ये बुक है ना, ठीक है, ये है, सपोज करो ये है, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इंक्लाइंड पे इसको ऐसे रखा तो ये नीचे को आ रहा है। अगर मैंने ऐसे रखा तो कहीं भी नहीं जा रहा है, इंक्लाइंड अभी भी है, लेकिन अगर मैं थोड़ा और इंक्लाइंड करूंगा तो अपने आप नीचे आएगा, ठीक है। तो रिपोज एंगल जब ये रेस्ट पे है, रिपोज एंगल मतलब जब ये रेस्ट पे है, लेकिन अगर एंगल में और बढ़ा दूं तो ये चल जाएगा, मूव करने लगा, ठीक है। तो जो नया एंगल आपने इसको दिया इंक्लाइंड प्लेन पर, अगर ये कंडीशन बन गई देन दिस इज काइनेटिक कंडीशन, तो आपका जो ब्लॉक है वो मूव करना स्टार्ट कर देगा और वहां पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा दैट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ये नीचे को स्लाइड करेगा, ठीक है जी। अगर ये नीचे को स्लाइड करेगा, ध्यान से समझना, तो ये वाला जो फोर्स है नीचे को ये ज्यादा होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, नेट फोर्स निकालेंगे और नेट फोर्स आपके पास आ जाएगा m × a, तब वहां से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे सर, ये नीचे को एक्ट कर रहा है तो नेट फोर्स निकाल लेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो mg साइन ऑफ बीटा जो भी देगा माइनस Fs इक्वल टू इसका मास इंटू a। कोल। तो यहां से एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो बहुत इजीली, आप देख सकते हो Fs की वैल्यू पुट कर दो और Fs की वैल्यू क्या होगी, इसका एक कंपोनेंट जाएगा cos बीटा, तो Fs का मतलब म्यू n, ठीक है। म्यू क्या लेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो म्यू k लेंगे, फिर यहाँ पे हम, क्योंकि ये काइनेटिक कंडीशन है तो म्यू k यूज करना है, ठीक है, जो भी गिवन होगा म्यू k यूज करना है। तो इसको सॉल्व करो, mg साइन ऑफ बीटा माइनस म्यू n इक्वल टू ma, अब n की वैल्यू पटक दो, तो mg साइन ऑफ बीटा माइनस म्यू लेना है k, काइनेटिक, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। n आ जाएगा mg cos बीटा इक्वल टू ma, देखो m सब में से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो जो एक्सेलरेशन बचेगा ना भाई आपके पास, मजा आ गया, देखो g कॉमन ले लो यहाँ से, तो g कॉमन आ गया सर, अंदर क्या बचेगा सर, साइन बीटा माइनस, फिर क्या बचेगा सर, म्यू के cos बीटा, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन,
मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर एक्सप्लेनेशन भी पूछेगा तो निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक्सप्लेनेशन पूछेगा तो निकाल सकते हैं भाई, कुछ भी पूछे, बस कंडीशन मेन है। यूज फोकस ऑन इंक्लाइनेशन, अगर रिपोज एंगल से कम या उसके इक्वल है तो स्टैटिक कंडीशन देगा, ठीक है। तो जो फ्रिक्शन, जो वहां पे उसके वेट का कंपोनेंट है वही फ्रिक्शन फोर्स होगा, बस खत्म, ठीक है। अगर रिपोज एंगल आपका, ठीक है ना, रिपोज एंगल आपका कम हो जाता है और इंक्लाइनेशन एंगल ज्यादा हो जाता है तो बॉडी मूव करने लगेगी, स्लाइड करने लगेगी। सो दिस इज योर काइनेटिक कंडीशन, देन दिस इज योर काइनेटिक कंडीशन। एंड हाउ दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, आपके बेहतरीन तरीके से सारे कंसेप्ट हो जाएंगे क्लियर। क्लियर है, देख लो यहाँ पे, देख लो, लिख लो, बढ़िया से लिखना। यही कंसेप्ट होते हैं, यही यूज होते हैं न्यूमेरिकल करने के लिए, इन्हीं पे फोकस करना होता है। ओके ओके एंड ओके ओके। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से देख लेते हैं किस तरीके से कंसेप्ट अप्लाई करना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और भी करेंगे और बेहतरीन तरीके से, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट भी सीखना और अच्छे से एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करते हैं ये भी डिफरेंट सिचुएशन में सीख के जा रहा है, ठीक है भाई। चलो भाई देखो, उसने बोला फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक as shown in the figure, the block is kept on an inclined plane, ठीक है ना, आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये जो inclined plane है, इसका जो एंगल दे रखा है 45 डिग्री दे रखा है, ठीक है, एंगल दे रखा है 45 डिग्री। और ब्लॉक के सरफेस और इंक्लाइंड प्लेन के सरफेस में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो दे रखा है 0.6, इसका मास है 8 kg। तो बताओ इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। अब इसको सॉल्व करने मत बैठ जाना तुरंत ही, ठीक है। एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, जीरो से लेके कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखियो। अब क्या करेंगे सर, आ जाओ वापस। सबसे पहले देखो इसका जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.6 है, ठीक है। अब हमें ये नहीं बताया फ्रिक्शन कोफिशिएंट है क्या, स्टैटिक है या काइनेटिक है, तो हमें तो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला था आपको, कंडीशन चेक करो। ये दे रखा है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, लेट्स सी बीटा, हमने मान लिया इसको बीटा, रिपोज नहीं मानेंगे, बीटा मान लिया हमने, ठीक है। तो चलो सर ठीक है, बीटा दे दिया हमें 45 डिग्री। तो सर एंगल ऑफ रिपोज तो नहीं है यहाँ पे, यस नहीं है। मैंने दूसरी कंडीशन भी बताई थी आपको, जब भी एंगल ऑफ रिपोज ना हो तो म्यू एस, जो आप एक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, फिर उसको चेक कर लो क्या है। तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे रखा है 0.6। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे tan बीटा की वैल्यू, ठीक है। tan बीटा जो इंक्लाइनेशन एंगल दे रखा है उसकी वैल्यू तो देखनी थी, कंडीशन बताई थी ना मैंने, क्या बताई थी, इफ tan बीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस, इफ tan बीटा इज ग्रेटर देन म्यू एस, यही तो बताई थी। अगर ये है तो स्टैटिक कंडीशन है, अगर ये है तो काइनेटिक कंडीशन है, ठीक है। यही तो है मेन पॉइंट। तो जैसे आपने tan बीटा निकाला तो tan 45, ये आ गया 1, O3, tan बीटा की वैल्यू आ रही है 1 1 1 और 1 तो 0.6 से ज्यादा है, मतलब हियर tan बीटा इज ग्रेटर देन म्यू। आप देख सकते हो tan बीटा यहाँ म्यू से ज्यादा आ रहा है, मतलब ये कंडीशन ये है। और दिस इज द काइनेटिक कंडीशन, मतलब ये डब्बा रेस्ट पे नहीं रहेगा, स्लाइड करने लगेगा और ये नीचे आने लगेगा। सो जब ये नीचे आएगा तो इसका एक्सेलरेशन बताओ। दिस इज द काइनेटिक कंडीशन, दिस इज द काइनेटिक कंडीशन, ठीक है। तो ये तो काइनेटिक कंडीशन है सर। और अगर ये काइनेटिक कंडीशन है तो अभी निकाला मैंने एक्सेलरेशन, यूज डायरेक्ट, A इक्वल टू जी साइन ऑफ बीटा माइनस म्यू के, ये अब म्यू के का काम करेगा, ठीक है, कॉस ऑफ बीटा, बस उड़ा दो। जी हो गया 10, साइन बीटा क्या रखेंगे सर 45, म्यू के कितना है सर 0.6 इंटू कॉस ऑफ बीटा कितना है सर 45, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा 10, ये आ गया 1/√2 माइनस 0.6 इंटू 1/√2 कॉस 45 साइन 45 बोथ हैविंग द सेम वैल्यू। तो दिस इज 10, 1/√2 बाहर ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 0.6, ठीक है जी। √2 रेशनलाइज कर लो उसको ऊपर नीचे, तो 5√2 लिख सकते हो आप इसको, ये आ जाएगा 0.4, ठीक है। ये आएगा 2√2, ठीक है जी। ये आ गया आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर पॉइंट में निकालना है ना √2 की वैल्यू पुट कर दो यार, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन तो आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। मेरा मेन काम था कि हाउ टू अप्लाई दिस कंसेप्ट, ये सिखाना, ठीक है, आपको ये सिखाना। एक और करेंगे और बेहतरीन सा क्वेश्चन करेंगे, उसमें तो और भी मजा आने वाला है। उसी टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाने के चांस बने रहते हैं। कूल एंड कूल। ओके गाइस, सो दिस इज द रियली ऑसम प्रॉब्लम, छोटी सी पर खोटी सी, जितना छोटा उतना खोटा। क्या पूछा है सर, देख लेते हैं। तो सिचुएशन देख लो पहले, मस्त तरीके से देखो सिचुएशन। एक ब्लॉक है जो किसी स्ट्रिंग की हेल्प से इस बार उसको अटैच किया गया है और यहाँ पे स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया गया है, मतलब उसको बांध के रखा गया है, यहाँ से नहीं चल सकता। ये डिपेंड करेगा कि कंडीशन क्या बन रही है। उसने बोला द ब्लॉक ऑफ मास 1 kg इज कनेक्टेड विद अ स्ट्रेट स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो बताओ इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी, ये बताना है। इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी, आप ध्यान से समझना। चूंकि ये ब्लॉक इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है और स्ट्रिंग के साथ आपने इसको अटैच भी कर दिया है और स्ट्रिंग को यहाँ फिक्स कर दिया है, तो स्ट्रिंग में टेंशन कब क्रिएट होगी, जब ये नीचे को मूव करेगा, जब ये नीचे आएगा तो स्ट्रिंग खींचेगा।
और अगर ये मूव ही नहीं करेगा तो टेंशन कहां से आएगी, है टेंशन कहां से आएगी, ठीक है, टेंशन नहीं आएगी अगर ये मूव नहीं करेगा। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये ब्लॉक यहां मूव कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है मूव तो पक्का ये नीचे को आने की कोशिश करेगा ये ब्लॉक, और टेंशन इसमें पीछे को क्रिएट हो जाएगी, सीधा सा फंडा है, ठीक है। और अगर मूव नहीं करेगा तो इस रस्सी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसमें टेंशन क्रिएट नहीं होगी। चेक करें तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं करेगा, और ये मैंने आपको बताया था। इस क्वेश्चन में स्टैटिक कोफिशिएंट दे रखा है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट 3/4, और जब स्टैटिक वैल्यू फ्रिक्शन की गिवन हो और इस इंक्लाइंड प्लेन पे ये रखा है, उसका एंगल दे रखा है, इसको मान लो बीटा, दिस इज एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो हमें चेक करना पड़ेगा यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है एंगल ऑफ रिपोज से कम है या ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक कोफिशिएंट ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है, दे दिया है भाई। चलो भाई सर चेक कर लेते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं एंगल ऑफ रिपोज को हम tan अल्फा लिखते थे, और tan अल्फा इक्वल टू होता था स्टैटिक केस में म्यू एस के लिखते थे, दिस इज एंगल ऑफ रिपोज। तो मैं निकालूंगा tan अल्फा इक्वल टू म्यू एस 3/4, और दोस्तों याद रखना 3/4 10 जो होता है ना 3/4 जब भी आता है रेशियो, तो ये 1037 की वैल्यू होती है, 1037 की वैल्यू होती है, 37 डिग्री की वैल्यू होती है, ये बात ख्याल रखना। यानी अल्फा यहां से आ जाएगा 37 डिग्री, क्लियरली ये याद रखना पड़ेगा आपको। कैसे सर, साइन ऑफ 37 होता है 3/5, ठीक है, कॉस ऑफ 37 होता है रेशियो 4/5, तो tan 37 इनका रेशियो होगा तो 3/4 ही होगा, 5 कैंसिल हो जाएगा। ये तीन डेटा हमेशा याद रखना, ये वैल्यूज कहीं भी यूज हो सकते हैं जब भी ये रेशियो आए, ठीक है। तो यार आपने देखा एंगल ऑफ रिपोज जो है यहाँ पे, एंगल ऑफ रिपोज उत्तरी, यस अल्फा ज्यादा है, इंक्लाइनेशन कम है, तो हियर अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, ठीक है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा मतलब उसका जो रिपोज एंगल है वो ज्यादा है, और ये जो बीटा है ये देख सकते हो आप ये कम आ रहा है, ठीक है, ये कम आ रहा है। अगर रिपोज ज्यादा है मतलब रिपोज एंगल चाहता है कि डब्बा इंक्लाइंड प्लेन पे रेस्ट पे ही रहे, नीचे नहीं आएगा, यही तो कंडीशन थी, यही तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी, मींस दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टैटिक, ये तो स्टैटिक कंडीशन है, मतलब ये ब्लॉक नीचे मूव नहीं करेगा, और अगर ये मूव नहीं करेगा तो इसका एक्सेलरेशन 0 है, ये मूव कर ही नहीं रहा है, तो जब ये मूव ही नहीं करेगा तो इसमें किसी तरीके का कोई टेंशन क्रिएट नहीं होगा, सो टेंशन इज हियर 0, टेंशन हो गया 0, ठीक है, टेंशन में खिंचाव स्ट्रेच क्रिएट ही नहीं होगा क्योंकि ब्लॉक मूव ही नहीं कर रहा, हिल ही नहीं रहा वहां से, ठीक है। सो हमने पहले चेक किया बॉस एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना, एंगल ऑफ रिपोज कितना, कौन सा किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, रिलेशनशिप क्या है। अगर ये कम आ जाता, ये ज्यादा होता तो ये पक्का नीचे को आ जाता, और इसमें टेंशन होती कुछ ना कुछ, फिर उसको हम कैलकुलेट करते, फिर वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती, ठीक है। तो ये रहा कंसेप्ट, आप ध्यान से देखो, टेंशन इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज 0 न्यूटन, ठीक है, नो टेंशन एट ऑल, टेंशन में टेंशन है ही नहीं, ठीक है। तो भाई ये है इसके कंसेप्ट, किस तरीके से आपने अप्लाई करने हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से आप इनको अप्लाई करके देख सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व करके देख सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप ट्राई करेंगे, खुद से ट्राई करेंगे और मेरे को बताएंगे उसका आंसर क्या आ रहा है। सेम कॉन्सेप्ट डिपेंडेंट है, वो कॉन्सेप्ट भी आपका बिल्कुल बढ़िया तरह से होने वाला है क्लियर। ओके सो बात करेंगे एक और डिफरेंट टाइप की कैटेगरी की, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, नेट और जेईई मेंस दोनों के अंदर, दोनों के एंट्रेंस के अंदर, दोनों के अंदर ये कंसेप्ट यूज करके क्वेश्चन पूछे जाने के भयंकर चांस आपको मिलने वाले हैं। सो हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। दो सिचुएशन यहाँ इंपॉर्टेंट होती है, दोनों सिचुएशन मैंने यहाँ पे ले ली है, सिंगल ब्लॉक से रिलेटेड, डबल ब्लॉक भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है, वो बाद में करेंगे जब बेसिक कन्वर्ट हमारा हो जाएगा भयंकर, मतलब तकड़ा ही स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ओके लेट्स सी, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सिचुएशन, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सिचुएशन, यू जस्ट चेक आउट। ओके व्हाट इज दैट सर, देखो भाई सबसे पहले ये जो ब्लॉक आपको यहाँ पे दे रखा है, इस ब्लॉक को अब की बार जो रखा गया है ना, देखो अगेंस्ट अ वर्टिकल सरफेस रखा गया, एक वॉल मान लो आप इसको, ठीक है, दिस इज ए वॉल, जस्ट लाइक व्हाट, जस्ट लाइक व्हाट, जस्ट लाइक व्हाट, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डस्टर से मैंने को साफ करना होता है, तो ये एक वर्टिकल वॉल है। अब जब डस्टर में इस पे रखूंगा साफ करने के लिए तो ऐसे रखूंगा, दिस इज द केस, यही क्वेश्चन है बस ये, ठीक है। तो मेरे को डस्टर को रखना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा, मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा, तो यही क्वेश्चन है। ये 2D में 3D में देख रहे हो आप, तो अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो तुरंत ये चिपक गया, ये नीचे आने लगेगा अपने वेट की वजह से, ठीक है, ये नीचे को आने लगेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा भी लूज करूंगा तो नीचे को आने लगेगा, ठीक है। तो भाई यही इक्वेशन सिचुएशन है यहाँ पे, इधर से फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है, इधर से किसी एंगल पे लग रहा है, बस 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 सिचुएशन क्या हुई सर, अब की बार दीज टू ब्लॉक्स आर नॉट कैप
एट हॉरिजॉन्टल सरफेस, दे आर कैप्ट अगेंस्ट द वर्टिकल सरफेस। ध्यान देना, ठीक है, वर्टिकल। तो सर अब क्या होगा, आपसे पूछा है फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन इन बोथ कंडीशन, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ ईच ब्लॉक एंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इन बोथ कंडीशन, ठीक है। कम ऑन गाइस, कम ऑन। सबसे पहले एफबीडी बनाते हैं, सारा खेल एफबीडी का ही है। चलो भाई, सबसे पहले देखो ये डब्बा किसकी वजह से मूव करेगा, ड्राइविंग फोर्स क्या है, ट्राई टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, मतलब इन पर्टिकुलर ब्लॉक्स को कौन सा फोर्स है जो चलाने की नीचे कोशिश करेगा, ड्राइव कराने की कोशिश करेगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट फ्रिक्शन आ जाएगा। यस, अब हमारा सबसे बेस्ट तरीका होता है कि देखो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन भी है, काइनेटिक भी है, दिस इज 0.4, ठीक है। तो सबसे पहले स्टैटिक कंडीशन में फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो, दैट इज म्यू एस इनटू एन से निकालते हैं। तो हमेशा मैंने आपको बता रखा है ये करना है, ये करना है, चेक करना है, ठीक है, ये चेक करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे सर, म्यू एस दे रखा है 0.4 और उसका एन क्या होता है सर, उसका वेट होता है, ठीक है, उसका वेट होता है। लेकिन यहीं पे गलती हो जाएगी, यहीं पे गलती हो जाएगी। एन हम वेट कब लेते थे, ध्यान से समझना, एन आप वेट कब लेते थे, जब आपका ब्लॉक ये बहुत धुरंधर पॉइंट है इसमें, जब आपका ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होता था तो नॉर्मल रिएक्शन डायरेक्ट ऊपर जाता था और उसका वेट डायरेक्ट उसके अपोजिट होता था, तो नॉर्मल रिएक्शन हम लिख देते थे mg, या इंक्लाइंड पे होता था तो mg cos थीटा ले लेते थे, ठीक है, या इंक्लाइंड पे होता था। तो यहां पे नॉर्मल रिएक्शन वेट के इक्वल है, ठीक है, नो डाउट यहां पे है, बट यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, इसका वेट आएगा डायरेक्ट डाउन, ठीक है सर, इसका वेट जो भी होगा डायरेक्ट डाउन, ठीक है सर। अब ये ब्लॉक यहां पे कांटेक्ट में है इस वॉल के, यहां पे, तो जहां कांटेक्ट होता है वहीं तो नॉर्मल रिएक्शन होता है। इधर से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, एक्शन, तो इधर से मिलेगा रिएक्शन तो इधर से मिलेगा ना महाराज। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इसके अपोजिट नहीं है, इसके अपोजिट है, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे इसके इक्वल होगा, अप्लाइड फोर्स के, एक्सटर्नल फोर्स के, ठीक है, इसके इक्वल होगा, ना कि वेट के। समझ गए दोनों में फर्क क्या है, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल सरफेस के अगेंस्ट है, ये हॉरिजॉन्टल पे रखा है इसलिए यहाँ पे वेट के इक्वल था, लेकिन यहाँ इसके इक्वल होगा, दे आर अपोजिट टू ईच अदर। बस यही समझना, जिसने समझ लिया उड़ा देगा, अदरवाइज गलत करके आएगा, बढ़िया तरीके से गलत करके आएगा, ठीक है। सो हियर वी गो, दिस इज 500, ठीक है भाई। तो एक जीरो, तो ये जीरो उड़ा डालो उसको, ठीक है। ये आ गया एफएस की मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज दैट सर, आप देखो, ठीक है, दिस इज एक जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 200, ठीक है, दिस इज 200 न्यूटन। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स आपके पास आ रही है 200 न्यूटन, आप देख सकते हो बिल्कुल क्लियरली। अब क्या करेंगे सर, अगर ये फ्रिक्शन फोर्स आया यहाँ पे मैक्सिमम, ठीक है, वैल्यू है फ्रिक्शन फोर्स की, तो हमें इसका ड्राइविंग फोर्स देखो कहाँ है। मतलब अगर मैं यहाँ से ये फोर्स हटाऊंगा, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, यही सिचुएशन है, सेम ये वाले, ठीक है। अगर मैं इसको हटाऊंगा, एक्सटर्नल फोर्स ये है जो मैं लगा रहा हूं, ठीक है, तो ये तुरंत नीचे को आने की कोशिश करेगा ऐसे। तो इसका ड्राइविंग फोर्स कौन है, इसका खुद का वेट जो नीचे को ला रहा है। तो यहाँ पे इसको मूव कराने वाला फोर्स है इसका वेट, ये है ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग। तो अगर ड्राइविंग फोर्स नीचे है तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर को, ये आएगा फ्रिक्शन की वैल्यू इधर। क्लियर हुआ सिचुएशन, ध्यान से समझते जाइयो। यानी ये इसको मूव नीचे कराना चाहता है, फ्रिक्शन इसके अपोजिट जाएगा। तो सबसे पहले देखना ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, क्लियर। अब आपको निकालना पड़ेगा ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू। चलो भाई, ड्राइविंग फोर्स निकाल लो, दैट इज द वेट है इसका 5 मास है इंटू 10, तो ये आ गया 50 न्यूटन। चेक करो जरा, तो ड्राइविंग फोर्स आ रहा है आपका 50 न्यूटन, और ड्राइविंग फोर्स जो है वो बहुत कम है फ्रिक्शन फोर्स से, ठीक है, बहुत कम है फ्रिक्शन फोर्स से। यानी ये जो स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू है 200 न्यूटन और ड्राइविंग फोर्स केवल 50 न्यूटन है, वो केवल 50 न्यूटन। मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स इज लेस देन फ्रिक्शन फोर्स, मींस ये स्टैटिक कंडीशन है, मींस ये स्टैटिक कंडीशन है। और अगर ये स्टैटिक कंडीशन है तो जो फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए उसकी जो मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वो इसके इक्वल होगी। इन दोनों में जो सबसे कम है, ठीक है, तो ये होगा। तो अगर आपसे पूछेगा फ्रिक्शन फोर्स तो 50 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर, और चूंकि ये स्टैटिक कंडीशन है तो एक्सेलरेशन 0। तो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स यहाँ 50 न्यूटन होगा, क्योंकि ये स्टैटिक कंडीशन है और स्टैटिक कंडीशन में जो आपका फ्रिक्शन फोर्स होना चाहिए वो ड्राइविंग फोर्स के इक्वल होना चाहिए। इन दोनों में जो मिनिमम है वो लेना है, बात खत्म, ठीक है। और चूंकि ये चलेगा नहीं, ये यहां से स्लाइड नहीं करेगा, इसलिए एक्सेलरेशन 0 हो गया इसका। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सिचुएशन है, हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में हम वर्टिकल सरफेस के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको फोड़ के आने हैं। गलती कहां होनी है, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, गलती कहां होनी है, फिर हमें चेक तो करना ही होता है कि ड्राइव करेगा, मूव करेगा या नहीं करेगा, ठीक है, ये तो करना ही होता है। ओके, अब इस कंडीशन पे आ जाओ।
इसमें और इसमें क्या फर्क है? यहाँ पे जो फोर्स है वो डायरेक्ट हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो 500 न्यूटन का जो फोर्स है वो किसी एंगल पे एक्ट कर रहा है 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, बस इतना ही फर्क है। फिर वैसी कंडीशन लगाएंगे, फिर वैसे ही चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, अब बेसिक कंसेप्ट तो आपका हो चुका होगा बॉस क्लियर। ठीक है, चूंकि ये स्टैटिक कंडीशन थी तो इसका कोई रोल नहीं था। ये कब यूज होगा म्यू के? जब ये मूव करेगा तभी तो यूज होगा ना महाराज। ठीक है, कूल। ओके, तो सेकंड कंडीशन को जल्दी से उड़ा देते हैं, देख लेते हैं। तो जब भी कभी कोई फोर्स किसी एंगल पे एक्ट कर रहा है, कंपोनेंट बना दो। इसके साथ बना रहा है ना, तो इधर कौन सा कंपोनेंट जाएगा? cos 500 cos 37 डिग्री। यस यस यस। और दूसरे देखो, एक कंपोनेंट जा रहा है इधर, एक कंपोनेंट जाएगा ऐसे। ठीक है, तो डायरेक्शन अप है तो अप जाएगी। दिस इज 500 साइन ऑफ 37। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इस डब्बे पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर से और एक नीचे से ऊपर को लग रहा है। ठीक है जी, अब देख लो इसको ड्राइव कौन करेगा? नीचे को ये वाला कराएगा सर, इसका वेट डाउन होगा और ये इधर से प्रेस कर रहा है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट है इस सरफेस के साथ, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर से जाएगा इस बार। क्लियर। अब फिर से चेक करो, इस केस में मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो पहले फ्रिक्शन की, क्योंकि वही चेक करनी होती है, उसी से तो पता चलेगा मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो निकाल लो म्यू एस इंटू एन लेके। तो म्यू एस कितना है सर? अगेन 0.4। एन कितना है सर? 500 cos 37 है। ध्यान देना, 500 नहीं है, 500 cos 37 है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉस, एफ एस मैक्सिमम म्यू एस है 0.4 इंटू 500 cos 37 की वैल्यू अभी लिखाई थी मैंने 4/5। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, ये भी 4 है। ठीक है, ये भी 4 है, तो 4 यानी 160 न्यूटन आ गया। आप देख लो, 160 न्यूटन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे ये एक्ट कर रही होगी। ठीक है, ये एक्ट कर रही होगी। अब हमें इसका ड्राइविंग फोर्स देखना पड़ेगा बॉस। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इस पे नेट फोर्स वाई डायरेक्शन में कितने एक्ट कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, ये है mg, इसका वेट डाउन और 537 अप। ठीक है, तो वाई एक्सिस पे जो नेट फोर्स काम कर रहे हैं, जो उसको मूव कराने की कोशिश करेंगे, वो क्या है? चलो भाई निकालो। तो mg है डाउन और ये है अप। तो हमें देखना पड़ेगा ये नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। ये ब्लॉक नीचे आएगा या ऊपर आएगा। तो उसके लिए पता है क्या करो आप? उसके लिए क्या करो, इसकी वैल्यू निकाल लो, इसकी, इस कंपोनेंट की जो ऊपर को एक्ट कर रहा है, इसका कंपोनेंट। तो ये आएगा 500 3/5। मैंने आपको बताया था साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5। तो 5 से 5 कैंसिल, ये आ गया 300 न्यूटन। ठीक है भाई, ये तो आ गया जो ऊपर को लग रहा है 300 न्यूटन। जो वेट है वो देख लेते हैं। मास है इसका 12 kg, तो जो उसका वेट आएगा ना, वेट आएगा mg यानी 12 इंटू 10 यानी 120 न्यूटन। ओ तेरी, यहाँ पे जो ब्लॉक का वेट है वो कम आ गया है, नीचे को जो एक्ट कर रहा है वो कम है, और जो ऊपर को फोर्स एक्ट कर रहा है वाई डायरेक्शन में वो 300 ज्यादा है। इसका मतलब इस सिचुएशन में क्या हो रहा होगा? इस सिचुएशन में क्या हो रहा है? वेट है 120 और जो इस पे नीचे से ऊपर को फोर्स एक्ट कर रही है ये वाली फोर्स। ठीक है, नीचे से ऊपर को जो फोर्स एक्ट कर रही है वाली वो है 300 न्यूटन। ये ज्यादा ये कम, तो ओवरऑल फोर्स इस पे ऊपर को लगेगा। ठीक है, जो भी लगेगा 300 माइनस 120 ओवरऑल फोर्स इस पे ऊपर को जाएगा। ठीक है, इस मींस ये अप डायरेक्शन में मूव करेगा। और अगर ये अप, देखो नेट फोर्स ऊपर जाएगा ना, क्योंकि ये कम ये ज्यादा, तो नेट ऊपर, तो फ्रिक्शन अब नीचे को लगेगा। ठीक है, फ्रिक्शन अब नीचे को लगेगा। और अब आप ध्यान से देख लो, 300 माइनस 120। ठीक है, 300 माइनस, तो नेट फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? अगर मैं यहाँ नेट फोर्स की वैल्यू निकालूं, नेट फोर्स कितना लग रहा है इस पे, तो 300 माइनस 120, व्हाट इज दैट? 180 न्यूटन। चेक करो, 180 न्यूटन। ये आया नेट ड्राइविंग फोर्स, जो अप लेके जाएगा तो फ्रिक्शन आएगा नीचे। और चूंकि हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सी कंडीशन है, ये है 160। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इतना था, ड्राइविंग फोर्स इतना है, मतलब यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है, फ्रिक्शन फोर्स कम है। ठीक है, मतलब ये काइनेटिक कंडीशन है, तो ब्लॉक ऊपर को जाएगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन नीचे एक्ट करेगा। ठीक है, ब्लॉक ऊपर जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन नीचे को एक्ट करेगा। तो हमने चेक भी करना होता है कि ये मूव करेगा भी कि नहीं। तो जो नेट फोर्स आ रहा है, पहले उसकी डायरेक्शन देख ली सर, ऊपर को आ रहा था, 180 आया वो, और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो कम है, तो ये पक्का चलने लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन उसको रोक नहीं पाएगा, वो कम है। तो हमें अब काइनेटिक फ्रिक्शन यूज करना पड़ेगा, म्यू के इंटू एन से, और म्यू के दे रखा है आपको 0.3 और एन है आपका, एन क्या था, ये रहा। ठीक है, 500 दिस वन, तो ये कितना आया था, चलो लिख लेते हैं, 500 cos 37। ठीक है, तो ये आएगा 0.3 इंटू 500 इंटू 4/5, ये हो गया कैंसिल। 120 न्यूटन आ रहा है, देख लो एफ के की वैल्यू आ रही है 120 न्यूटन।
एफ के की वैल्यू आ रही है 120 न्यूटन। तो इसके ड्राइविंग फोर्स जो ऊपर को लग रहा है 180, उसका अपोज कौन करेगा यहाँ 120, और ये मूव भी कर रहा है, तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। सो हियर इज द फोर्स जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स इतना एक्ट कर रहा है क्योंकि काइनेटिक कंडीशन है। अगर दोस्तों एक्सेलरेशन निकालना है तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, नेट फोर्स ऊपर है, फ्रिक्शन नीचे है, F इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, नेट फोर्स आपको पता है टोटल इक्वल टू होगा एम ए, और नेट फोर्स आएगा 180 माइनस उसका अपोज कर रहा है 120, और मास है इसका 12 इंटू ए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बचेगा 60 इक्वल टू 12 इंटू ए आ गया आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। है कि नहीं, बेहतरीन क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, सारे कंसेप्ट आपके बेसिक भी क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से आपको अप्लाई भी करना जाएगा। एक बार ध्यान से समझना, ध्यान से करना, आराम आराम से, होले होले से, कोई टेंशन नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ गए तो हर टाइप का क्वेश्चन आप फोड़ सकते हो। दोनों कंडीशन इसलिए मैंने साथ में ली थी। ठीक है, दोनों कंडीशन मैंने साथ में ली थी, आराम से चेक करना, है ना, आराम से चेक करना और आराम से करना। ठीक है दोस्तों, होप सो आपको मजा आया होगा, आप मस्त तरीके से मचाएंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा ना, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा ना, उसमें हर कैटेगरी का क्वेश्चन मैं करूंगा, पुल्ली वुल्ली से रिलेटेड। एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा है, ठीक है, नीचे वाले पे फोर्स एक्ट कर रहा है, ऊपर वाले पे फोर्स एक्ट कर रहा है, ये सारे क्वेश्चन अब न्यूमेरिकल ही बचे हैं, उन्हीं की ही डिस्कशन करनी है। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट तो हो ही चुके हैं सारे। ठीक है, क्वेश्चंस भी हमने इस टाइप के कर लिए। तो स्ट्रिंग कैसे जो स्ट्रिंग कनेक्ट होती है उसमें टेंशन कैसे निकालना, और भी उस तरह के क्वेश्चन कैसे आएंगे, मल्टीपल ब्लॉक वाले, पुलीज वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, वो सब डिस्कशन जो पॉसिबल होंगे वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा, उसको बाइंड अप करेंगे। पर मस्त तरीके से आप इसको सीख लेंगे, सारे कंसेप्ट आपको अप्लाई करने आने चाहिए अब। ठीक है, अब सब कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो बता देना, शर्माने का नहीं। ठीक है, ओके, एंड ऑल द बेस्ट।